जय हिंद। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हमारे विकल्प टाइप के प्रश्न हैं, इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में होगा। तो कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे कोई 24 ओम प्रतिरोध का एक कोई तार है। कितने ओम का है? 24 ओम का है बेटा। यहाँ पे इसका जो है 24 ओम प्रतिरोध है, ठीक है। अब इस तार को क्या किया है, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया है। समबाहु त्रिभुज के रूप में मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर रही होंगी इस तरीके से। तो अगर देखा जाए इसमें कि प्रत्येक जो भुजा होगी उसका प्रतिरोध 8 यहाँ पे बराबर बराबर बट गया होगा। 8 ओम इसका होगा, 8 ओम इसका होगा और 8 ओम इसका होगा। तो अगर हम मान लें ये त्रिभुज हमारा कोई ए बी सी है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज हो गया। तो इसके किन्हीं दो शीर्षों के बीच हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना। तो यहाँ अगर देखा जाए कि जो हमारा तार, ये वाली भुजा और ये वाली, दोनों के जो प्रतिरोध हैं बेटा कैसे जुड़े होंगे? ये दोनों प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में। तो इनका श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा? 8 और 8 का 16। तो वो वाला 16 और इस वाले 8 के साथ जुड़ जाएगा समांतर क्रम में, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध हम लोग निकाल लेंगे 1/r बराबर 1/16 और प्लस 1/8। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/r बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से एलसीएम आएगा 16। तो 16 एकम 16 और एक 16, 8 दूना 16। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 16। तो अब हम पलटेंगे तो r का मान निकलेगा 16/3 ओम। तो अपना कौन सा 16/3 ओम बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से समझते हैं बेटा। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जैसे प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से कह रहा है किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से बेटा, जैसे हमारा कोई प्रिज्म है और उस प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो सबसे नीचे जो कलर आता है वो बैंगनी और सबसे ऊपर को रहता है वो कौन है? लाल कलर होता है, रेड, ठीक है ना। तो ऊपर जाता है लाल, बेबिग्योर के आधार पे बट जाता है इस तरीके से, है ना। तो मतलब सबसे ज़्यादा विचलित कौन सी कलर की होती है? बैंगनी कलर की। तो अपना आंसर बिल्कुल सही कौन होगा? बैंगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। तो सबसे कम होता है लाल का और यहाँ पे सबसे अधिक है बैंगनी का। तो हमारा अधिकतम विचलन होगा बैंगनी का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़िए बेटा, कितना शानदार प्रश्न है। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? जो बेटा फार्मूला होता है आपने देखा होगा, त्रिज्या होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है आयन स्क्वायर के। त्रिज्या अनुक्रमानुपाती किसके होती है? आयन स्क्वायर के, ठीक है ना। तो यहीं से हमारा ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब हमें पता होता है, देखिए R1/R2 बराबर, मतलब तीसरी पूछ रहा है तो R1/R3 यहाँ पे रखते हैं, N1/N3, ठीक है ना। अब इसका कर देते हैं यहाँ से स्क्वायर। तो हमें मिल जाता है R1 का मान हमारे पास है 0.53 एंगस्ट्रॉम, अपोन में R3 का मान चाहिए और अपने के पास बेटा N1 का मान 1 है पहली कक्षा, N3 का मान यहाँ पे 3 है और इसका है स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे बेटा तो 0.53 में मल्टीप्लाई, जब इसे 1 होगा इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो 3 का इसमें मतलब 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और R3 इधर चला जाएगा हमारा। तो 9 का जब गुणा करेंगे इसमें 9 3 27 की 7, 9 45 हो जाएंगे। 9 का 5 में गुणा कर 7 और 45 2 यहाँ पे 47। तो यानी कि 4.77 एंगस्ट्रॉम अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बेटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना ये आंसर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है कि
केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो बेटा ऐसी स्थिति में शुद्ध जो अर्धचालक होता है एकदम विद्युत रोधी होता है। कैसा होता है? वैद्युत रोधी होता है, एक तरह से अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको याद रखना है बेटा कि अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और इसमें बेटा बता रहा है, ध्यान से समझिए कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की देवरागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। अब यहाँ समझिए बेटा, बात ये है कि जैसे हमारा जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लेमडा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लेमडा बराबर जो होता है वो सूत्र होता है बेटा लेमडा बराबर एच अपून एम बी। लेमडा बराबर एच अपून क्या होता है? एम बी होता है, एम वी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बेटा, वेग बता रहा है कि एक ही वेग से गतिमान है, यानी कि इनके वेग समान है। तो ऐसी स्थिति में अब सिर्फ तरंग दैर्घ्य जो है ना वो सिर्फ एम पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? एम पर। जिसका एम का मान कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम पता करते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इसका 1.67 10⁻⁻27 होता है। अब न्यूट्रॉन का भी लगभग प्रोटॉन के बराबर ही हो जाता है। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 4 गुने प्रोटॉन के 4 गुने के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में पावर सबसे अधिक है माइनस की, अर्थात इसका द्रव्यमान सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा जब द्रव्यमान कम है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की ही तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर बेटा बता रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स बेटा होता है जो फाई ई होता है। क्या होता है? यहाँ पे समझिए बेटा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई ई, यानी कि फाई ई बराबर सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा। राइट। अब यहीं से हम लोग मात्रक निकाल लेंगे। देखिए बेटा, जो मात्रक होगा इसका जो मात्रक क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक रखेंगे हम लोग वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, और इनटू क्षेत्रफल है इसका मात्रक रखेंगे मीटर स्क्वायर। अब हमारा 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, अब बचेगा हमारा क्या? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो अपना मात्रक कौन सही हो जाएगा? वोल्ट मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए बेटा। इसमें कह रहा है कि यदि LCR परपथ को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो अनुनाद की स्थिति में धारतीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात में कलांतर होगा। यहाँ पर देखिए बेटा, इस स्थिति में इनकी दोनों के भी धारतीय प्रतिघात मतलब AXC और प्रेरकीय प्रतिघात AXL, इनके बीच जो कलांतर होता है वो पाई के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है? पाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और इसमें कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर है। इसकी विद्युत धारिता है, मतलब एक चालक तार है, एक गोलाकार है, मतलब एक गोला है, इसकी रेडियस है 9 मीटर। कितनी है? 9 मीटर। तो हमें इसकी क्या निकालनी है? धारिता निकालनी। देखो बेटा, बहुत आसान है ये, तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। C बराबर सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। और ये जो दिख रही है ना, इसकी वैल्यू होती है बेटा, कितनी होगी यहाँ पे वैल्यू? इसका मान होगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। राइट। ठीक है, ये इसका वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। और R का मान कितना है? 9 मीटर है, तो यहाँ 9 रख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे? ऊपर को ले जाएंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा फैराड में। आई होप आप समझ पा रहे हो बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। देखिए बेटा, जो नेत्र लेंस होता है वो एक तरह से उत्तल लेंस है। क्या होता है? द्विउत्तल लेंस होता है।
और उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो इस वजह से अपना बेटा आंसर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और इसमें कह रहा है, ध्यान से समझिए बेटा, कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक है। तो बेटा प्रेरकत्व का जो मात्रक है इसे हम लोग अभी निकालते हैं। तो प्रेरकत्व को देखिए एक सूत्र होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा EXL बराबर, क्या पढ़ा होगा? EXL बराबर ओमेगा L। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। तो यहाँ पे प्रेरकत्व मतलब L का मात्रक हमसे पूछा गया है। तो EXL है, एक तरह से प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, बराबर, अब जी ओमेगा है तो ओमेगा को बेटा लिख लेंगे 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई यहाँ पे नियतांक एक तरह से हमारा हो गया, तो ओम, अब इसे लिखेंगे ओम बराबर 2 पाई, और इसका जो मात्रक है क्या है? एफ का मात्रक यानी कि 1/सेकेंड हो जाएगा हमारा, और इंटू एल। अब ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा? गुणा में, तो इस वजह से इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? ओम सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। तो अपना पहला बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो एल का मात्रक ओम सेकेंड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है कि ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ये बता रहा है कि निम्न में कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है हमें बताना। देखिए न्यूटन प्रति कूलाम तो होता ही हमारा, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब यहाँ पे बेटा बात समझिए, जब न्यूटन प्रति कूलाम होगा तो फिर जूल प्रति कूलाम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारा E बराबर होता है F/Q। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया हमारा। अब जब न्यूटन प्रति कूलाम पक्का है तो फिर जूल जी तो बेटा कार्य को होता है, तो W/Q थोड़ी ना होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। तो अर्थात अपना ऑप्शन कौन से यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया था। ठीक है ना बेटा, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसमें कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से, गतिशील आवेश द्वारा, आवेशहीन कण द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा। तो याद रखना बेटा, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं वो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा जो होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, तो उन्हीं तरंगों को हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है बेटा कि हमारा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव है, जो निर्भर करता है किस पे? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, या फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करेगा, या फिर कैथोड के पदार्थ पर, या फिर केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो यहाँ पर बेटा समझिए, पहले हम लोग निरोधी विभव को ही समझते हैं। जब तक हम लोग निरोधी विभव को नहीं समझेंगे बात हमारी नहीं बन पाएगी, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेटा क्या होता है, जब हम कोई प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कांच की नली होती है और उसमें हमारी 2 प्लेटें होती हैं बेटा, एक होती है प्लस और दूसरी माइनस। तो अब यहाँ से जब हम किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं धन प्लेट पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऋण प्लेट पर जाते हैं, यानी कैथोड पर जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसी आवृत्ति का हम लोग यहाँ पे प्रकाश डालते हैं वैसी गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अब हम चाहते हैं इन इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस प्लेट पर धनात्मक विभव को लगाना पड़ता है, जिससे धारा का मान 0 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और धारा का मान 0 हो जाता है। तो सीधे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ऋणात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम धनात्मक विभव जिससे कि परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 हो, निरोधी विभव कहलाता है। राइट, तो अब बेटा ये तो हो गया हमारा निरोधी विभव। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरोधी विभव गतिज ऊर्जा पे निर्भर कर रहा है, जितनी अधिक गतिज ऊर्जा का आएगा उतना ही विभव हमें अधिक लगाना पड़ेगा, जितनी कम गतिज ऊर्जा का आएगा उतना हमें यहाँ पे क्या है, विभव का मान को हमें कम लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ समझते हैं, हमारा एक सूत्र होता है K बराबर H न्यू माइनस W। अब देखिए बेटा, जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति और कार्यफलन यानी कि जो धातु का कार्यफलन है दोनों पे निर्भर कर रही है।
तो गतिज ऊर्जा जब दोनों पे निर्भर करे तो विभव भी दोनों पे निर्भर करेगा। तो अर्थात अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।